प्रतियोगिता दर्पण के फरवरी मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स उन सभी को हम लोग कवर करेंगे। ये फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स रहेगा और इसमें हम लोग पीछे के जो मंथ्स हुए थे यानी कि दिसंबर टू जनवरी के जो सारे करंट अफेयर्स उन सभी को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। इसमें प्रतियोगिता दर्पण के साथ साथ और डिफरेंट डिफरेंट मैगजीन्स में या न्यूज़पेपर्स के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स उन सभी को हम लोग कवर करेंगे। तो इस एक ही वीडियो में आपका पूरे मंथ का जो है करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए हमारा जो आज का पहला सवाल है तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले घटनाक्रम। ठीक है, तो यानी कि घटनाक्रम क्या क्या हुआ था। सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम को जानेंगे। देखिए एक बार सीक्वेंस हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम को जानेंगे, फिर अंतर्राष्ट्रीय देखेंगे, फिर इकोनॉमिकल करंट अफेयर्स क्या थे, फिर खेल कूद सम्मान और जितने सारे एक्स्ट्रा विविध क्वेश्चन थे उन सभी को देखेंगे और साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो डेट्स है उन सभी को हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं राष्ट्रीय जो भी घटनाक्रम हुए हैं 2 महीने में, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या कह रहा है कि अल्फा पर प्रतिबंध की 5 वर्षों में वृद्धि। देखिए अल्फा क्या है। अल्फा एक जो था आपको असम का जो है एक भारत का आतंकवादी संगठन था, मतलब एक उग्रवादी कह सकते हैं। तो वहां पे क्या था, असम को भारत के साथ अलग करने के उद्देश्य के लिए गतिविधियां जारी रखने के कारण केंद्र सरकार ने यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी अल्फा पर प्रतिबंध 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको हो सकता है कि अल्फा का फुल फॉर्म पूछ दे या पूछे कि अल्फा कहाँ से, भारत के किस राज्य से संबंधित था। तो ध्यान रखिएगा इन दोनों चीजों को। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट कवर किया गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पीएसएलवी C59 के जरिए इसरो इसरो के द्वारा यूरोपीय स्पेस एजेंसी के सोलर मिशन प्रोबा 3 का परीक्षण किया गया है। तो इसरो ने प्रोबा 3 का जो है परीक्षण किया है। तो चलिए अब देखते हैं ये प्रोबा 3 क्या है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक बड़ी उपलब्धि 5 दिसंबर 2024 को उस समय प्राप्त की जब यूरोपीय स्पेस एजेंसी के सोलर मिशन प्रोबा 3 प्रोजेक्ट फॉर ऑन बोर्ड ऑटोनॉमी वो ऑक्टर, ठीक है, के सेट को अंतरिक्ष में लक्षित अंडाकार कक्षा में इसने स्थापित कर दिया। यानी कि कहना चाह रहा है कि यूरोप का जो एक स्पेस एजेंसी है, ठीक है, जिसका नाम प्रोबा 3 है, उसको क्या क्या इसरो स्थापित कर दिया। ठीक है, एक अंडाकार एक ओवल शेप में यह स्थापित किया है। प्रोबा 3 मिशन क्या करता है, सूर्य में जो कोरोना होता है का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। कोरोना सूर्य के बाहरी वातावरण जो सूर्य की सतह से कहीं ज्यादा गर्म होता है, यह अंतरिक्ष के मौसम का भी स्रोत है। ठीक है, यानी कि कोरोना क्या है, सूर्य का बाहरी वातावरण है जो सूर्य की सतह से कहीं ज्यादा गर्म होता है, उसका ये क्या करेगा, प्रोबा 3 अध्ययन करेगा। और इसको कौन स्थापित किया है, इसरो स्थापित किया है। ठीक है, इसरो स्थापित किया है। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है कि यूरोप का प्रोबा 3 मिशन को इसरो स्थापित किया और अंडाकार ओवल शेप में यानी कि स्थापित किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या पॉइंट है, रूस निर्मित मिसाइल युद्धपोत आईएनएस तुशील भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये देखिए तुशील है, ठीक, याद रखिएगा इसका नाम। पूछ सकता है क्वेश्चन कि कहाँ कहा ये तुशील। ठीक है, तो याद रखिएगा रूस का, और अगर पूछ सकता है नाम भी पूछेगा तो याद रखिएगा तुशील भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ठीक है, चलिए अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कई बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसकी फुल वीडियो भी मैंने एक बनाई, एक सेपरेट वीडियो भी आपको यूट्यूब पे हमारा मिल जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, एक देश एक चुनाव। ठीक है, एक देश एक चुनाव के लिए आवश्यक संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, संयुक्त संसदीय समिति को संदर्भित कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं। वैसे तो इसका डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा, फिर भी यहाँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहा है ना उसको हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। तो देखिए 129वां संविधान संशोधन विधेयक है। ठीक है, याद रखिएगा संविधान संशोधन, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो रहा है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। फिर देखिए क्या है, इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनियन टेरिटरीज लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 भी इसमें इंक्लूडेड है, जो यूनियन टेरिटरीज में भी वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रावधान करता है। तो चलिए पढ़ते हैं। एक देश एक चुनाव को लागू करने के लिए संविधान संशोधन के जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 83 जोड़ने और अनुच्छेद 83, 172, 327 में संशोधन करने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, याद रखिएगा 83, उसके बाद 172 और 327 में क्या हुआ, संशोधन करने की व्यवस्था की जाएगी। ज्ञातव्य है कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर विचार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को किया गया था। और इसमें क्या हुआ, इस समिति को 14 मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी। मतलब ये रिपोर्ट जो था 14 मार्च को ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा था और ये पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो देखिए अभी तक इसकी बात चल रही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दुश्मनों की अब खैर नहीं। तो क्या हुआ भाई, देखिए भारतीय सेवा को मिले 480 स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन नाग शस्त्र। एक बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ड्रोन ड्रोन जो है आजकल के जो भी
सैन्य शक्ति को बहुत ही मजबूती प्रदान करता है। किसी भी देश के पास अगर ड्रोन की शक्ति है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे युद्ध हो रहा है और इसमें क्या हम सेना को भेजते हैं, तो सेना सेना यहाँ पे वार करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी वार किए तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, इधर से भी वार किया गया तो हो सकता है इनको गोली लग जाए तो सेना की मृत्यु हो जाती है। अगर वहां पे ड्रोन रहा, ड्रोन अगर गया है, ड्रोन को अगर आप मारोगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ये आत्मघाती ड्रोन है, ठीक है। तो ये आत्मघाती ड्रोन की वजह से तो ये अपना भी ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि वहां जाने पर वो अपने आप वहां पे फूट जाता है, ठीक है। वहां पे ब्लास्ट कर जाएगा, वहां पे जितने दुश्मन होंगे उसकी मौतें हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं। इसी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, एक मिनट। नागशस्त्र एक विशेष प्रकार का मानव रहित ड्रोन है जो अपने सैनिक की जान को खतरे में डाले बिना दुश्मनों के किसी ठिकाने पर सटीक निशाना लगाकर उसे नष्ट कर सकता है। लक्ष्य के ऊपर मंडराने की क्षमता के कारण इसका नाम लॉइटरिंग म्यूटेशन कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जो भी इसका लक्ष्य है ना उसके ऊपर क्या होता है, ये मंडराता है, ठीक है। और इसी कारण इसको क्या हुआ, एक लॉइटरिंग मिशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्या है। अगला पॉइंट हमारा कह रहा है, देखिए सेवा के लिए के 9 वज्र टी तोपों का निर्माण करेगी लार्सन एल एंड टी कंपनी जो है, ये के 9 वज्र जो तोप है उसका ये इस्तेमाल करेगा, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है कि हमको छाड़ना चाहिए उसको हम लोग छाड़ दे रहे हैं, कि वहां से क्वेश्चन बनेगा नहीं तो कोई फायदा है नहीं। देखिए मध्य प्रदेश स्थित रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य में देश के 57 टाइगर रिजर्व, मतलब ये घोषित किया गया 57 टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य। चलिए कुछ पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके। देखिए पहले क्या हुआ था ना कि छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के गुरु घासी तोमर पिंगला वन्य अभ्यारण्य को औपचारिक रूप से बाघ अभ्यारण्य नवंबर 2024 में अधिसूचित किया था, जो देश का 56वां टाइगर रिजर्व था। जिसके पश्चात मध्य प्रदेश सरकार ने रायसेना जिले में जो है स्थित रातापानी वन्य अभ्यारण्य को दिसंबर 2024 में बाघ अभ्यारण्य सूचित कर दिया है। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो पहले छत्तीसगढ़ का गुरु घासीराम तोमर पिंगला वन्य अभ्यारण्य को किया गया था, लेकिन अब जो है रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य को भी घोषित कर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए एक रिपोर्ट आई है बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से सवाल कई बार बनता है एग्जामिनेशन में। तो इंडिया फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2023, ये 2023 का रिपोर्ट है, ठीक है। 2023 का सारा रिपोर्ट आया 2024 में, दिसंबर 2024 में आया गया। तो देश के वन्य कुल क्षेत्रफल, देश में वन्य कुल क्षेत्रफल कितना है, भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% बताया जा रहा है 2023 की रिपोर्ट में, ठीक है। देखिए कुछ डिटेल्स है यहाँ पे, जैसे देश में कुल वन क्षेत्र, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन द कंट्री इतना इतना है। तो ये देखिए डिटेल दिया हुआ है, कहाँ पे क्या कितना ज्यादा है, परसेंटेज क्या है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। ये मैगजीन का कटिंग है, हम लगाए हैं तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ देखिए विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों में कच्छ वनस्पति आवरण का क्षेत्र कितना किलोमीटर सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो उस हिसाब से अपना 1 2 3 नंबर आप बस याद रखिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे नेशनल जो करंट अफेयर्स था वो हमारा खत्म हो चुका है। अब क्या करते हैं हम लोग, अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये देखिए सीरिया में विद्रोह होने वाला आंदोलन ने बशर अल असद सरकार का तख्ता पलटा। असद ने 100 परिवार रूस में शरण ली, ठीक है। असद का क्या हुआ, 100 परिवार क्या हुआ रूस में, यहाँ क्या हुआ ना, जो इनका तख्ता था ना वो पलट हो गया, ठीक है। तो इनको हटा दिया गया, ठीक है, क्योंकि सीरिया में बहुत सारा विद्रोह चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, इस वजह से तो इनके परिवार सहित 100 लोगों ने रूस में शरण लिया है, ठीक है। तो ये इसका न्यूज है। अब देखिए भारत ब्रिटेन में 2+2 विदेश एवं रक्षा वार्ता नई दिल्ली में 3 दिसंबर 2024 को संपन्न हुई। तो भारत और ब्रिटेन के बीच 2+2 वार्ता होती है और ये रक्षा और विदेश नीति पर संदर्भित है, और ये कहाँ हुई है, दिल्ली में हुई है। इतना पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए ये इंपॉर्टेंट है। भूटान नरेश जिग्मे खेसर, याद रखिएगा, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक की भारत यात्रा। जिग्मे खेसर याद रखिए इसका नाम। तो ये भारत यात्रा की है, भूटान के नरेश हैं, ठीक है। अब देखिए श्रीलंका के राष्ट्रपति, ये भी इंपॉर्टेंट है, अनुराग कुमारा की भारत यात्रा, अनुराग कुमारा की भारत यात्रा हुई है, ठीक है। फिर देखिए 2023 में स्पेन, पुर्तगाल व मोरक्को में आयोजन के पश्चात 2034 में फीफा विश्व कप की मेजबानी सऊदी अरब को मिली। 2023 में स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को को आयोजन मिला, और 34 में जो है कौन करेगा, सऊदी अरब करेगा, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी की कुवैत यात्रा, कुवैत की यात्रा कौन कर रहा है, किए हैं प्रधानमंत्री मोदी ने कुवैत की यात्रा की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कुवैत यात्रा। चलिए पढ़ते हैं क्यों। देखिए जहां लग रहा है ना पॉइंट यहाँ पे हमको डिस्कस करना चाहिए, वहां हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ क्या हुआ था, प्रधानमंत्री श्री मोदी की यह पहली यात्रा होगी, इसके साथ साथ मतलब हो गई अभी तक, क्योंकि न्यूज पुराना है, मैगजीन में पुराना आता है। इसके साथ साथ
किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 43 वर्षों के अंतराल के पश्चात इस देश की पहली यात्रा थी। ठीक है, तो देखिए भारतीय प्रधानमंत्री कोई अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर है ना, वो 43 इयर्स के बाद ये यात्रा की है कुवैत का। कुवैत यात्रा से दोनों देशों के संबंधों में एक अच्छे और नए आयाम के स्थापित होंगे। ठीक है, साथ ही कुवैत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के साथ श्री मोदी को भी सम्मानित किया गया और एक हाला मोदी कार्यक्रम भी वहां आयोजन किया गया था। एक बार याद है डोनाल्ड ट्रंप ने हॉडी मोदी करके ऐसे एक कार्यक्रम लाया था। अब यहाँ पे एक हाला कार्यक्रम मोदी के लिए, मोदी के सम्मान में यहाँ पे किया गया। और ये कुवैत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर, ठीक है, से प्रधानमंत्री मोदी को नवाजा गया। ठीक, 1974 में स्थापित यह सम्मान कुछ ही वैश्विक नेताओं, कुछ गिने चुने जो नेता है उनको ये सम्मान मिला है। तो बहुत ही बड़ी बात है ये पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल के थल सेना अध्यक्ष जनरल अशोक राज सिगडेल को भारतीय सेना जनरल मानक की उपाधि दी गई है। नेपाल के जो थल सेना अध्यक्ष है उनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगर देखते हैं, एक देखिए मार्शल लॉ लग गया था, किस पे लागू करने के फैसले से विवादित हुए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित हो गया। महाभियोग राष्ट्रपति पर ही लगता है, याद रखिएगा। और ये मार्शल लॉ लग गया किसके, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारत चीन, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, ये भी न्यूज इंपॉर्टेंट है। भारत चीन सीमा विवाद के स्थायी समाधान हेतु 2005 से शुरू हुई एक विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता का 23वां दौर दिसंबर 5 वर्ष के अंतराल के पश्चात बीजिंग में संपन्न हुआ। ठीक है, देखिए 5 वर्ष के बाद, बहुत बार बात, क्योंकि सीमा विवाद भारत के ये भी पड़ोसी देश है और सीमा विवाद दोनों में चलता रहता है, तो इस वजह से देखिए 5 साल के बाद इनका विवाद का जो है आपको समाधान हुआ। अब देखिए हम लोग देखते हैं आर्थिक। ठीक है, अब जो इकोनॉमिकल न्यूज है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए इकोनॉमिक न्यूज भी आ गया हमारे पास। तो 2024-25 की दूसरी तिमाही में जीडीपी में वृद्धि 5.4% के साथ तिमाहियों में सबसे कम वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर के बारे में बताया गया कितना यहाँ पे वृद्धि किया गया है, फिर द्वितीय सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, इसमें सारे सेक्टर्स का हमने लगा रखा है, यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं वीडियो। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी के लगातार 11वीं द्विमासिक समीक्षा में रेपो दर परिवर्तित और सीआरआर में 2 चरणों में 0.5% बिंदु की कटौती की गई है। ठीक है, तो देखिए रेपो रेट्स यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो भी 6.50 था तो ये वही है। ठीक है, यहाँ पे सारा रिवर्स रेपो रेट दिया हुआ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी बैंक रेट्स दिया हुआ, एमएसएफ दर, नगद आरक्षित दर, और यहाँ पे ये सारा एसएलआर वगैरह दिया हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, लेटेस्ट दिसंबर 2024 की स्थिति को आप याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कुछ बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2024 आया। बैंकिंग रेगुलेशन यानी कि अमेंडमेंट अभी जब है, अमेंडमेंट है। ठीक है, ये कानून नहीं बना। बैंकिंग कानून में संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में ये पारित हो चुका है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। विधेयक में अन्य विभिन्न संशोधनों के साथ साथ बैंक खातों को बैंक लॉकरों व अन्य बैंकिंग सेवाओं के लिए 4 लोगों को नॉमिनी बनाने का अधिकार दिया गया। देखिए 4 लोग यहाँ पे नॉमिनी बन पाएंगे। सहकारी बैंकों में निदेशकों के काम करने की अवधि को 8 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया। ये संशोधन किया गया है इसमें। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए 2000 एक इनकम टैक्स का भी रिपोर्ट आया कि 2023-24 में आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या जो है 8.9 करोड़ हो चुकी है। ठीक है, जो इनकम टैक्स फाइल करते हैं उनमें देखिए सबसे ज्यादा जीएसटी की वजह से कह सकते हैं वृद्धि देखी गई है। चलिए ये बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए कुछ अपॉइंटमेंट्स है। ठीक है, कुछ अपॉइंटमेंट्स है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या अपॉइंटमेंट्स की गई है, कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां जो है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष ठीक है बनाए गए हैं। ठीक है, तो इनका नाम है जस्टिस वी सुब्रमण्यम, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष मदन बी लोकुर को बनाया गया। किसको बनाया गया? मदन बी लोकुर। पूछ सकता है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात है। चलिए अब देखते हैं कुछ पुरस्कार और सम्मान, कुछ अवार्ड्स मिला था यहाँ पे, क्या क्या इंपॉर्टेंट अवार्ड, जो कि व्यास सम्मान 2024, तो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन में, और कई बार एग्जामिनेशन में प्रीवियस में देख सकते हो कि यहाँ पे पूछता है। चलिए अब देखिए हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका सूर्यबाला को 2018 में प्रकाशित उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2024 का 34वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया। ठीक है, तो अगर पूछेगा व्यास सम्मान किसको मिला, 34वां व्यास सम्मान किसको मिला या व्यास सम्मान किसको मिला, तो हिंदी की जो प्रसिद्ध लेखिका थी सूर्यबाला को मिला। ठीक है, 2018
जो वो प्रकाशित की थी अपनी डायरी कौन देश के वासी, ठीक है, तो इनके लिए इनको वेणु की डायरी, कौन देश के वासी वेणु की डायरी के लिए मिला। तो यहाँ पे ये वेणु की का नाम, उपन्यास का जो नाम है वो याद रखना है, और इनका नाम, और ये 34वां बार किया गया है, मतलब 34वां बार ये सम्मान आयोजित किया गया, सम्मान समारोह, तो ये याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं वर्ड्स। देखिए मिस इंडिया 2024 तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, 4 वर्षों से अमेरिका में रह रही भारतीय मूल की है ये 19 वर्षीय कैटलीन सैंड्रानील, याद रखिएगा कैटलीन माफ कीजिए, कैटलीन सैंड्रानील को न्यू जर्सी में 17 दिसंबर 2024 को संपन्न प्रतियोगिता में मिस इंडिया 2024 का ताज मिला। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्या नाम हो गया, कैटलीन सैंड्रानील। चलिए अब देखिए इन्फोसिस पुरस्कार 2024 की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कुछ लोगों को जो कि 40 वर्ष से भी कम है उनको मिला है। जैसे गणित के क्षेत्र में बात करें, गणित और विज्ञान के क्षेत्र में तो नीना गुप्ता को मिला है। भौतिक क्षेत्र में बात करें तो वेदिका खेमानी को मिला है। इंजीनियरिंग क्षेत्र में बात करें, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर विज्ञान में श्याम गोलाकोटा को मिला है। जीव विज्ञान के क्षेत्र में सिद्धेश कामत को, मानविक और सामाजिक विज्ञान में महमूद पुरिया को, और अर्थशास्त्र में यानी इकोनॉमिक में प्रोफेसर अरुण चंद्रशेखर को यहाँ पे अवार्ड मिला है। इन्फोसिस पुरस्कार याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, अब देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। तो यहाँ पे देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किनको किनको मिला। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे फैक्ट्स जानते हैं। 21 भाषाओं की उत्कृष्ट कृतों के लिए यह पुरस्कार घोषित किया गया, 21 लैंग्वेज के लिए घोषित किया गया, जिसमें बंगाली, डोगरी तथा उर्दू के लिए पुरस्कार जो अभी घोषित नहीं किया गया है। तो देखिए ऐसा है कि यहाँ पे नोट में हम जब पढ़ते हैं तो साहित्य अकादमी पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अतिरिक्त, ठीक है, अंग्रेजी व राजस्थानी सहित कुल 24 भाषाओं को दिया जाता है, ठीक है। तो वैसे तो 22 भाषा शामिल है, लोग अगर ऑप्शन में आएगा तो लोग 22 भाषा लगा देंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो सम्मान मिलता है ना, ये सम्मान मिलता है 24 भाषाओं में, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं किनको किनको यहाँ पे सम्मान मिला है। तो देखिए हिंदी के क्षेत्र में बात करें तो मैं, एक कविता है, मैं जब तक आई बाहर, एक कविता है जो कि लिखा गया था गगन गील के द्वारा, इनको यहाँ पे सम्मान मिला है साहित्य भाषा हिंदी के क्षेत्र में। मैथिली की बात करें तो प्रबंध संग्रह निबंध लिखा गया है महेंद्र मंगलिया को, ठीक है, तो इनको भी सम्मानित किया गया है। अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो स्पीटर नाइट्स, स्पिरिट नाइट, माफ कीजिए, स्पिरिट नाइट, SPRIT, स्पिरिट नाइट्स एक उपन्यास है जो कि स्ट्रीम करे द्वारा लिखा गया है, इनको भी सम्मानित किया गया। संस्कृत में जो एक कविता है भास्कर कड़ितम, ठीक है, तो इनको यहाँ पे मतलब ये कविता के लिए संस्कृत में सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सारे चीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तानसेन सम्मान 2023 और राजा मानसिंह तोमर सम्मान 2023 यहाँ पे मिला गया कुछ लोगों को। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, शास्त्रीय संगीत में उत्कृष्ट योगदान के लिए मध्य प्रदेश प्रशासन द्वारा यहाँ पे क्या हुआ, 2023 का राष्ट्रीय तानसेन जो सम्मान है पद्मश्री के जो सम्मानित तबला वादक है पंडित स्वप्न चौधरी को यहाँ पे मिला है, ठीक है, याद रखिएगा इसे बस। अब देखिए फीफा फुटबॉल 2024 भी यहाँ पे लाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं फीफा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर, मतलब फीफा वर्ष के फीफा जो यहाँ पे हुआ है फीफा फुटबॉल, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर विनियस जूनियर को मिला है, ठीक है, इनको मिला है यहाँ पे। और जो महिला है सर्वश्रेष्ठ महिला इतानी बोनामाती, ठीक है, बोनमाती, माफ कीजिए, इताना बोनमाती, तो इनको मिला हुआ है यहाँ पे पुरस्कार, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बहुत ही चर्चित था, ये चर्चित रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट बन चुके हैं अमेरिका के। तो देखिए अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टाइम्स पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2024, ठीक है, यहाँ पे इनको मिला है। और यहाँ पे बात करें टाइम CEO ऑफ द ईयर लीसा सू को मिला है। और यहाँ पे टाइम एथलीट ऑफ द ईयर की बात करें तो कैटलीन कलार को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। तो टाइम्स पत्रिका से कई बार क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अब देखिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 यहाँ पे कुछ बच्चों को दिया गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं बाल पुरस्कार के बारे में। तो देखिए कला संस्कृति बहादुरी पर्यावरण प्रौद्योगिकी नवाचार से, कला संस्कृति बहादुरी पर्यावरण प्रौद्योगिकी नवाचार समाज खेल व कूद और 7 विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों से चुने हुए 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को यह पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार में 17 बच्चों को सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार से 17 बच्चों को सम्मानित किया गया। ये करंट का न्यूज है, जिसमें सौरभ की बात, तो सौरभ कुमार जो है ये वीरता की श्रेणी में, तो यहाँ पे श्रेणी में इनको अवार्ड मिला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हुई थी
उनके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए जाकिर हुसैन साहब की डेथ हो गई थी, जो कि तबला वादक थे, और ओम प्रकाश चौटाला जो कि इंडियन नेशनल लोक दल के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री, तो उनका भी निधन हो चुका है। शशि माफिया इसार यानी कि इसार एक उद्योग समूह है, उसके सह संस्थापक थे, उनका निधन हो चुका है। तो टीम वासुदेवन नायर प्रसिद्ध मलयालम लेखक थे, उनका निधन हो चुका है। और नील फ्लेचर ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी थे। इससे पूछता है ना कि हाल ही में इनका निधन हो गया, ये किससे संबंधित है, या इससे मतलब इंपॉर्टेंट जो पर्सनालिटी है उनका कई बार क्वेश्चन बनता है, तो इसमें ये भी करना जरूरी है। तो देखिए यहाँ श्याम जो है बेनेगल, जो हिंदी फिल्मों के डायरेक्टर थे, उनका निधन हो गया। बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज, प्रधानमंत्री जो है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का यहाँ पे भी निधन हो गया। तो उनके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। देखिए अर्थशास्त्र के प्रोफेसर, वित्त मंत्रालय के प्रधान, आर्थिक सलाहकार, रिजर्व बैंक के गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, यूजीसी के अध्यक्ष व वित्त मंत्री रहने के पश्चात 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री के पद पर इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, कितना सारा पद है इनके पास। ठीक है, तो एक नोट में दिया हुआ है 1991 से 1996 तक वित्त मंत्री रहते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा और सुदृढ़ता उन्होंने प्रदान की थी, तथा आर्थिक संकटों में गिरी अर्थव्यवस्था को उन्होंने संकटों से उबारकर उदारीकरण के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्व बाजार से जोड़ने के श्रेय भी उन्हें ही दिया जाता है। तो इसमें हुआ क्या था कि एक टाइम आ गया था ना कि भारत के पास पैसा बचा ही नहीं था, 1-2 दिन का पैसा था, उसके बाद भारत करप्ट हो जाता, पूरी तरह कंगाल हो जाता। तो मनमोहन सिंह उस टाइम वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने ही हेल्प किया था कि भारत को इस संकट से उबारने में। तो बहुत ही इनका बड़ा योगदान माना जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय देश में। तो देखिए एक चीज और है, एक हम पढ़ते हैं ना एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एक इकोनॉमिक्स में हमने ये करवाया है, ये बहुत ही डिटेल से हमने करवाया, वहां पे आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं कि नीतियों की शुरुआत भी उन्होंने ही की थी, मनमोहन सिंह ही के ही द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ पुस्तक हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो न्यूज में है, जो इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड बियॉन्ड पार्टी लाइन, जो कि नजमा हेपतुल्ला के द्वारा लिखा गया, ऑल दिस एबव आशीष बग रेचा के द्वारा और निकिता ठाकुर संयुक्त रूप से ऑल दिस लव बुक लिखी है। और उसमें व्यू फाइंडर मेमोरियल एक अमोल पालेकर है, उनके द्वारा लिखा गया, मैं जब तक आई बाहर गगन, जिनको साहित्य सम्मान में भी हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे बुक्स है। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही चर्चित प्रयागराज कुंभ का जो एक मेला है 2025, वो भी न्यूज में था, तो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्टिल देख लेते हैं थोड़ा सा। प्रयागराज में आगामी कुंभ मेले में का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी, ये पूछ सकता है आपसे, 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 के दौरान कुंभ मेला होना है। मतलब हो गया ना, अब 12 वर्षों के अंतराल पर यह लगता है। ठीक है, और यही सब फालतू की बातें यहाँ पे, बस इतना याद रखना है कि 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक ये चलेगा। अब देखिए एलपीजी बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था ना, यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे न्यूज में भी काफी बना हुआ था। तो एलपीजी टैंकर और ट्रक की टक्कर से भीषण आग कांड यहाँ पे लग चुका है। तो देखिए क्या हो रहा है ना कि आप लोग कह रहे होंगे ये सब तो न्यूज है, ये क्यों बता रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है, कभी कभी जो भी एक ट्रेंड वाला न्यूज होता है ना, वो आ ही जाता है एग्जामिनेशन में, इसलिए कह रहे हैं कि ये न्यूज भी पढ़ी। क्योंकि एक बार दुर्घटना हुई थी ना हेलीकॉप्टर की, जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थी, तो उनका जगह पूछ किया था कि कहाँ पे ये घटना हुई थी। ठीक है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ जरूरी है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये हुआ कहाँ, जयपुर में हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ यहाँ पे सूर्य किरण एक अभ्यास है, जो एक्सरसाइज किया गया, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच 18 संस्करण नेपाल में हुआ है। ठीक है, सूर्य किरण याद रखिए किससे संबंधित है, नेपाल से संबंधित है। ठीक है, और एक और एक्सरसाइज अब देखते हैं, स्लाइनेस। स्लाइनेस हो गया, एसएल से श्रीलंका हो गया, आईएन से इंडिया हो गया, और ईएक्स से हो गया एक्सरसाइज, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में स्लाइनेक्स किया गया है। ठीक है, अब देखिए अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में, यानी कि उनका 100 साल की जयंती हुई थी, उसमें एक डाक सिक्का जारी किया गया है। ठीक है, चलिए ये न्यूज है। अब देखिए भारत की 18 वर्षीय डी गुकेश जो थे, बने सबसे युवा विश्व चैंपियन। डी गुकेश का नाम बहुत ही फेमस है, यहाँ पे चेस के चैंपियन बने। चाइना के जो यहाँ पे प्लेयर थे उनको इन्होंने हराया था। विश्वनाथन आनंद के पक्ष मतलब कि विश्व आनंद के बाद जो है ये जीतने वाले दूसरे भारतीय बन चुके हैं। ठीक है, और ये जो गेम है ये कहाँ पे, सिंगापुर में संपन्न हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए रविचंद्र अश्विन का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में यहाँ पे संन्यास लिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका भी योगदान क्रिकेट में बहुत ही ज्यादा है। ठीक, चलिए इसी के साथ हमारा ये करंट अफेयर सेशन भी खत्म होता है। उम्मीद करते पसंद आ रहा होगा, और हम लोग नेक्स्ट मैगजीन जो है हम लोग बहुत ही जल्द 2-3 दिन में ही हम लोग इसके जो नेक्स्ट मैगजीन है हम लोग ला रहे हैं, तो वहां पे आप लोग बने रहिए, हमारे वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।